नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का इशू डिस्कस करेंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का, कोविड-19 के बाद सोशो इकोनॉमिक डिवाइड से संबंधित, जिसमें फोकस वैसे जेंडर इनइक्वालिटी पे है। तीसरा आर्टिकल हम छोटा सा है, डिस्कस करेंगे RIIN के बारे में, नागालैंड वर्जन ऑफ NRC। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। मल्टीपोलर का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपोलर? मल्टीपोलर का सिंपल मतलब ये है, वर्ल्ड में 3 या फिर 3 से अधिक सेंटर्स ऑफ पावर का होना। एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाओगे। जब देखो कोल्ड वार चल रहा था, तो कोल्ड वार किन किन के बीच में चल रहा था वर्ल्ड में? एक तरफ था यूएसए के एलाई कंट्रीज, दूसरी तरफ USSR। ये 2 पावरफुल कंट्री थे। यानी उस समय वर्ल्ड ऑर्डर था बायपोलर, यानी वर्ल्ड में 2 बराबर के पावरफुल कंट्री थे, 2 सेंटर्स ऑफ पावर थे। एक और एग्जांपल देता हूं। 1990-91 में जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या उस समय USA जितना या फिर उससे थोड़ा सा कम क्या कोई पावरफुल कंट्री था? नहीं था। तो उस समय वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर, एक ही सेंटर ऑफ पावर बचा USA इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके आसपास भी किसी भी देश की पावर नहीं थी। तो उसी समान मल्टीपोलर वर्ल्ड वो होगा जिसमें देखो कई सारी इक्वल पावर्स होंगी, कम से कम 3 तो होंगी ही, उससे अधिक भी हो सकती हैं, 4-5 भी हो सकती हैं। तो ये आर्टिकल जो है आज का, ये देखो एक्सप्लोर करता है कि क्या मिडिल पावर जैसे इंडिया, जापान, टर्की और ईरान, ये जो मिडिल पावर्स हैं, क्या ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने में रोल प्ले करेंगी या फिर नहीं करेंगी? ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, 19 मार्च को ना USA और चाइना के डिप्लोमेट्स की आपस में मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में काफ़ी गहमागहमी हुई। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने एक दूसरे पर काफ़ी आरोप लगाए। आमतौर पे डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन उस मीटिंग में जो गहमागहमी हुई, उससे पता लगता है कि USA और चाइना के बीच में रिलेशंस कितनी ज़्यादा ख़राब हैं। चाइना के बाद अगर रशिया की बात करें, USA के नए राष्ट्रपति बाइडन ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को तो किलर कह दिया, और उसका जवाब भी दिया गया पुतिन के द्वारा। उसी प्रकार से बाइडन ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने में उतने ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे जितना कि वो चुनाव प्रचार से पहले बोलते थे। ये चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि बाइडन की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होने वाली है। ट्रंप ने देखो क्वाड पे काफ़ी फोकस किया था चाइना को काउंटर करने के लिए। अभी बाइडन भी यही मानते हैं कि चाइना जो है वो USA का मेन एडवर्सरी है, मेन विरोधी है। अभी राष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआती दिनों में ही 12 मार्च को आपको याद होगा क्वाड का ऑनलाइन समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, जबकि क्वाड पर ज़्यादा फोकस किया गया था ट्रंप के द्वारा। आपको याद होगा, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, क्या बाइडन भी क्वाड को उतना ही ज़्यादा तवज्जो देंगे जितना कि ट्रंप दे रहे हैं? तो उसका आंसर अब तो मिल चुका है, यस। बाइडन को भी यही लगता है कि क्वाड की सहायता से चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआती दिनों में ही 12 मार्च को क्वाड का ऑनलाइन समिट में हिस्सा लिया, और उसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स अपनाने की भी बात कही गई, जैसे वैक्सीन इनिशिएटिव। बट देखो, ये तो हमने चीज़ें डिस्कस की USA के पर्सपेक्टिव से। अगर बात करें चाइना रशिया के पर्सपेक्टिव से, रशिया के साथ USA के रिलेशन 2014 के बाद से ही खराब हैं। 2014 में रशिया और यूक्रेन के बीच वार हुआ था, और उसमें रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था 2014 में। बाद में 2016 में जब USA में इलेक्शंस हुए, तो उसमें रशिया की इंटरफेरेंस के आरोप लगे। तो तब से ही USA और रशिया के रिलेशंस खराब हैं। बट देखो,
सिंपल कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यूएसए का दुश्मन कौन? चाइना। यूएसए का दुश्मन कौन? रशिया। तो रशिया और चाइना आपस में गहरे दोस्त बन गए हैं। मतलब ये काफ़ी सारे वर्ल्ड इश्यूज़ पर आपस में कंसल्ट करके फैसला लेते हैं। इवन सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं यूएसए के अगेंस्ट। ये एकजुट हो गए हैं अब पूरी तरह से यूएसए के अगेंस्ट। दोनों देश अपना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहते हैं और इसके लिए चाइना ने इनिशिएटिव लिया है बेल्ट एंड रोड। रशिया भी अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है। रशिया ने एक यूनियन इस्टेब्लिश की थी, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इसमें 5 सदस्य हैं। बट देखो, दोनों ने मिल के अपना एक आइडिया बनाया है, ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप। इस आइडिया के प्रति ये दोनों कमिटेड हैं, रशिया भी और चाइना भी। इन दोनों देशों ने ही क्वाड को क्रिटिसाइज किया है। दोनों देश कहते हैं क्वाड जो है वो वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी लेके आएगा, ग्लोबल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा, यानी कमजोर करेगा। तो ये देखो एक प्रकार का न्यू कोल्ड वार है, जिसमें एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ चाइना प्लस रशिया है। इस न्यू कोल्ड वार को इंडो पैसिफिक वर्सेस यूरेशिया का नाम भी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। इंडो पैसिफिक जो कि यूएसए का नरेटिव है चाइना को काउंटर करने के लिए, और दूसरी तरफ यूरेशिया जैसा हमने डिस्कस किया, ये चाइना प्लस में रशिया का आइडिया है ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप। अब देखो ये जो डिवाइड है ना, एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ रशिया प्लस चाइना, ये डिवाइड कैसा शेप लेगा मिडिल पावर्स पे डिपेंड करता है। मिडिल पावर्स जैसे जापान, ईरान, टर्की, इंडिया, इन 4 मिडिल पावर्स के पास अलायंसेस बिल्ड करने की क्षमता है। ये रीजनल पावर्स हैं, इंटरनेशनल पावर्स की मदद कर सकते हैं। ये मिडिल पावर्स अपने अपने रीजन में उनके इंटरेस्ट को अचीव करवाने में। तो इन 4 देशों में से देखो जिनको मिडिल पावर कहा गया है आर्टिकल में, जापान और इंडिया, ये तो क्वाड में शामिल हैं। इन दोनों देशों के यूएसए के साथ सिक्योरिटी टाइज हैं। ईरान जिसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो ईरान जो है ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है चाइना और रशिया अलायंस की तरफ। लास्ट में है टर्की। टर्की वैसे तो कहने को नाटो का मेंबर है, लेकिन टर्की को भी ये लगता है कि उसके इंटरेस्ट बेहतर सर्व होंगे अगर वो रशिया और चाइना के अलायंस को ज्वाइन करता है। अब थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। जापान का अभी देखो चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है सेनाकाकू आइलैंड्स को लेकर ईस्ट चाइना सी में। जापान की यूएसए के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी साइन हुई थी 1951 में। तो यूएसए जापान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जापान की सुरक्षा का जो कार्यभार है वो यूएसए के ऊपर ही है। बट देखो इसका मतलब ये नहीं कि जापान यूएसए की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आप जापान और चाइना का ट्रेड देखिए। जापान ने जितना इंपोर्ट किया 2019 में 24% तो अकेले चाइना से किया, और जापान ने टोटल जितना एक्सपोर्ट किया 2019 में उसमें से 19% तो अकेले चाइना को किया। तो आप ये कह सकते हो जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर, लेकिन प्रोस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि जापान का चाइना के साथ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है। और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जब इनका कार्यकाल चल रहा था तो इन्होंने देखो जापान में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्बाइब किया कि वो अब अपनी जो डिपेंडेंस है सिक्योरिटी के लिए यूएसए के ऊपर उसे ख़त्म कर सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बेशक जापान और यूएसए का एग्रीमेंट है जिसके तहत यूएसए को जापान की सुरक्षा करनी है, लेकिन जापान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, जिस दिन इन्होंने सिक्योरिटी पे फोकस करना स्टार्ट किया ना, तो फिर ये कैसे कैसे वेपन बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स इनके लोहे को भली भांति से जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापानीज़ ने बहुत अत्याचार किए थे। आपने सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियाँ पढ़ी होंगी। उस समय जापान काफ़ी पावरफुल था मिलिट्री क्षेत्र में, लेकिन हार गया सेकेंड वर्ल्ड वार। बाद में यूएसए और इनकी ट्रीटी साइन हुई कि आप डिफेंस वगैरह पे फोकस मत कीजिए, आप अपनी डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए,
और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, कोई भी देश आपके ऊपर आंख नहीं उठा के देखेगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो जापान वालों ने फिर डिफेंस पे फोकस करना बंद कर दिया। मतलब जापान एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा रिजिलियंट है। अदरवाइज देखो सेकेंड वर्ल्ड वार में कितना नुकसान पहुंचा इनको, फिर भी जापान ने जल्द ही इनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। तो वो बात अलग है, ये सिक्योरिटी पे फोकस करते नहीं हैं उस ट्रीटी के कारण, लेकिन करना स्टार्ट करें तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएंगे। खैर फिर से मुद्दे पे आते हैं। जब ये शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे ना, तो इन्होंने कोशिश की थी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जापान अपना एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करे और यूएसए के कहने पे ना चले। मतलब ऐसा उन्होंने सिग्नल दिए, कई बार इंडिकेशंस दी, ऐसा उन्होंने किया था। इसके अलावा देखो और कई सारी चीज़ें हैं जो जापान अलग से कर रहा है, जैसे इंडिया के साथ मिलके एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे काम कर रहा है। जापान का अलग से अपना एक $200 बिलियन का प्रोजेक्ट है पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें वो एशिया और अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। इवन जापान सिलेक्टिव बेसिस पे BRI प्रोजेक्ट पे भी काम करने को तैयार है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स पर भी। ये सारी बातें बोलने के बाद राइटर ये बोलते हैं, बट देखो अभी भी ये क्लियर नहीं है क्या जापान एक पूरे वर्ल्ड में बड़ा रोल प्ले करना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को जापान एक ग्लोबल पावर के रूप में देखता है, या फिर जापान अपने आप को ईस्ट चाइना सी तक सीमित रखना चाहता है। ये अभी क्लियर नहीं है कि जापान के एम्बिशंस कितने हैं। आने वाले सालों में ये साफ हो जाएगा। उसके बाद इंडिया की बात कीजिए। इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है आपको पता है। देखो पिछले कुछ सालों में इंडिया यूएसए के काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया है। यूएसए और इंडिया मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट करते हैं। इंडिया ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं यूएसए से। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं इंडिया के द्वारा यूएसए के साथ में, यानी डिफेंस टाइज बहुत मजबूत हुए हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है गलवान वैली में जो वायलेंस हुआ वो चाइना की इंडिया को चेतावनी है कि भैया आप इधर उधर जो उड़ रहे हो ना, यूएसए के साथ आप अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हो, आप ये ध्यान में रखिए आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे साथ है, आपके सिक्योरिटी टाइज जो हैं, सिक्योरिटी फोकस जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो आप यूएसए के इतना करीब मत जाइए, क्योंकि यूएसए तो चाइना का एडवर्सरी है ना। ये सिग्नल चाइना इंडिया को देना चाहता था गलवान वैली की घटना से। इसके अलावा देखो इश्यूज और भी हैं। देखो ये बात तो सच है कि कल को चाइना के साथ बॉर्डर पे किसी प्रकार का कोई काइनेटिक एक्शन होता है, सिंपल भाषा में बोले लड़ाई हो जाती है, तो फिर यूएसए वगैरह इंडिया की हेल्प के लिए नहीं आएंगे। हम मतलब ऊपर ऊपर से बेसिक हेल्प कर दें, लेकिन लड़ाई तो इंडिया को ही लड़नी पड़ेगी। ये बात इंडिया को पता है। ना ही उस समय क्वाड इंडिया के लिए मददगार साबित होगा। और दूसरा देखो यूएसए ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी कंसर्न है, तो यूएसए काफ़ी बार इंडिया को एम्बेरस भी कर देता है जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर। तो ये चीज़ें हैं जिससे जाहिर होता है इंडिया को चाइना के साथ अपने टाइज मैनेज करने की आवश्यकता है। इवन रशिया जो इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर है उसको भी इंडिया को रिटेन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट ईरान की अगर बात करें, ईरान के ऊपर तो देखो यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं और बार बार यूएसए धमकी भी देता है कि रेजीम चेंज कर देंगे। तो इसमें तो डाउट नहीं है ईरान चाइना और रशिया के अलायंस के साथ जाना पसंद करेगा, ना कि यूएसए पे विश्वास करना चाहेगा ईरान। इसके बाद टर्की की बात करते हैं। देखो टर्की के जो राष्ट्रपति हैं ना अर्दगन, ये ओटोमन एम्पायर की खोई ग्लोरी को हासिल करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि टर्की के नाटो का मेंबर होने के बावजूद टर्की यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से दूर जा रहा है रशिया और चाइना के साथ, जबकि टर्की की जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। बट देखो टर्की ऐसा भी चाहता है कि यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस पूरी तरह से ख़त्म ना हो, इंटैक्ट रहें। इनका न्यू एशिया इनिशिएटिव है टर्की का, जिसमें वो ईस्ट वेस्ट लॉजिस्टिकल और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को मजबूत करना चाहते हैं। तो टर्की का ये जो इनिशिएटिव है ना न्यू एशिया इनिशिएटिव, इसको समर्थन है दोनों का, चाइना का भी और वेस्टर्न पावर्स का भी। तो पॉइंट ये है, वैसे तो लगता ऐसा है
कि टर्की के रिलेशन चूँकि मजबूत हुए हैं चाइना रशिया के साथ पिछले कुछ सालों में, जबकि यूएसए से दूर गया है, तो टर्की इनके साथ जाएगा, रशिया चाइना के साथ, लेकिन ऐसा है नहीं। टर्की अपने पास चॉइस रखना चाहता है। यहाँ पे देखो, टर्की वांट्स टू रिटेन द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। तो एक एक करके हमने चारों केसेस के बारे में डिस्कस किया, चारों मिडिल पावर्स के बारे में डिस्कस किया। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कि इन चारों मिडिल पावर्स के मूव्स पे डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड कितना मल्टीपोलर बनता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जेंडर इक्वालिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, चाहे वो संविधान हो या फिर एसडीजी गोल्स हों, हर जगह देखो इंडिया जेंडर इक्वालिटी के प्रति कमिटेड है। लेकिन देखो कोविड-19 की महामारी जो आई है, इससे एसडीजी गोल्स को अचीव करना थोड़ा डिले हो सकता है। इस कोविड-19 की महामारी के कारण 3 प्रकार के डिवाइड इंक्रीज हो गए हैं। जेंडर डिवाइड, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया इंडिया का स्थान अब हो गया है 140वां इंडिया का स्थान हो गया है और 28 अंक इंडिया पिछड़ गया इस बार ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में। दूसरा, इंक्रीजिंग एसिमेट्रीज बिटवीन द इनकम ऑफ द रिच एंड द पुअर, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो इंक्रीज हुई है। तीसरे नंबर पे इंक्रीजिंग रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड भी इंक्रीज हुआ है। फोकस इस आर्टिकल का जेंडर डिवाइड पर है। देखो ये जो रिपोर्ट आई थी इसके बारे में तो एक पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। 4 पैरामीटर्स के आधार पर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और उस समय हमने डिस्कस किया था महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कम हुआ है। पहले 24.8% था, अब घट के 22.3% हुआ है। सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस में महिलाओं का शेयर सिर्फ 14.6% है। महिलाओं की एस्टिमेटेड अर्निंग मैन की अर्निंग का ऑलमोस्ट 1/5 है। मिनिस्ट्रियल बर्थ जो है महिलाओं के लिए वो भी पहले की अपेक्षाकृत कम हुई है। तो इसी वजह से ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में इंडिया का जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया है। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो करंट गवर्नमेंट ने अपनी पहली टर्म में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग या फिर जेंडर बजटिंग पे काफ़ी फोकस किया था। जेंडर बजटिंग का क्या मतलब होता है? देखो जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है बजट को प्रिपेयर करना या फिर एनालाइज करना जेंडर पर्सपेक्टिव से। अब जेंडर में तो वैसे मेल, फीमेल, एलजीबीटी सब आ सकते हैं, बट फोकस यहाँ पर वुमन पर है। यहाँ पर भी देख लीजिए, जेंडर बजटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव एट ऑल द स्टेजेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग की हर एक स्टेज पे लेजिस्लेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, प्रोग्राम, स्कीम फॉर्मुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन, हर एक स्टेज पर जेंडर पर्सपेक्टिव को ऐड करना, ये मतलब होता है जेंडर बजटिंग का। यूनियन गवर्नमेंट जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट रिलीज करती है हर साल, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स, जिसमें 100% जो एलोकेशन होता है सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, वो आती हैं, जबकि दूसरे पार्ट में प्रो वुमेन स्कीम्स आती हैं जिसमें 30% एलोकेशन महिलाओं के लिए होता है। तो ये जेंडर रिस्पॉन्स बजटिंग अच्छा है। देखो बहुत सारी स्कीम्स ने मदद की है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में, जैसे जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मनरेगा। लेकिन इशू ये है जेंडर रिस्पॉन्स बजटिंग में जो फंड्स एलोकेट अब सरकार कर रही है वो है लेस देन 5% ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी अबाउट 1% ऑफ जीडीपी। ये काफ़ी कम है। नीति आयोग का एस्टीमेट ये है कि जेंडर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करना होगा बाय 6.2% अगर हमें एसडीजी टारगेट्स को अचीव करना है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? देखो कोविड-19 के बाद एक चीज़ ये तो देखने को मिल रही है कि 9 से 5 जॉब वाला जो मॉडल है वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट होगा। वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसर, इनका ट्रेंड ज़्यादा आएगा। तो वो महिलाएं
जो कई बार कुछ जिम्मेदारियों के चलते जा नहीं पाती, ऑफिस में काम नहीं कर पाती, वो वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं उन्हें आवश्यक स्किल्स प्रोवाइड की जाए। दूसरे नंबर पे आने वाले समय में देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है। तो महिलाओं को कम रेट पर लोन मिले ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी होगी, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होती जिसकी सहायता से वो फॉर्मल लोन हासिल कर सकें। तो इनोवेटिव तरीके सरकार को खोजने होंगे कि वो महिलाएं जिनमें पोटेंशियल हैं, जो काम करना चाहती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहती हैं, अपना कोई वेंचर चलाना चाहती हैं, उनको आसानी से क्रेडिट मिल जाए, लोन मिल जाए। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है देखो लैंड की जो ओनरशिप है वो इक्वल नहीं है। महिलाओं के नाम पे बहुत कम लैंड होता है, आपको पता है। उनको फॉर्मल क्रेडिट काफ़ी कम मिलता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में महिलाओं को जानकारी कम होती है और एजुकेशनल ड्रॉप आउट रेट महिलाओं का ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और देश को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। IMF का एस्टिमेट देखो ये है, अगर वर्क फोर्स में महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है तो इससे इंडिया की GDP 27% बढ़ जाएगी। एक और फैक्ट मतलब प्रोजेक्शन है कि अगर इंडिया में ऑप्टिमम लेवल ऑफ जेंडर इक्वलिटी आता है तो 2025 तक इंडिया की GDP में $700 बिलियन का इजाफा होगा। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है क्लियर एविडेंस है जब महिलाएं अच्छा करती हैं तो इकोनॉमीज अच्छा करती हैं। तो इसलिए हमें महिलाओं के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें और देश आगे बढ़े। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जेंडर इनइक्वालिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नागालैंड्स वर्जन ऑफ NRC से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नागालैंड वर्जन ऑफ NRC है क्या? जैसे देखो असम में NRC को अपडेट किया गया था ना इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान करने के लिए, उसी प्रकार से है ये RIIN यानी रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। मतलब असम के रहने वाले कौन हैं और बाहर से आए हुए लोग नागालैंड में कौन हैं, ये पहचान करने के लिए रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की थी कि RIIN की इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी किया जा सके, एग्जामिन किया जा सके और रेकमेंड किया जा सके। ये सारे फंक्शंस दिए गए थे उस कमेटी को। लेकिन मेन जो इशू है इस आर्टिकल का ये कमेटी नहीं है। मेन इशू ये है, ये जो RIIN इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, इसको लेके कुछ नागा ग्रुप्स के कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स क्या हैं? एक तो देखो कट ऑफ डेट को लेके कंसर्न है। अगर देखो 1 दिसंबर 1963 की कट ऑफ डेट अपनाई जाती है इस RIIN के लिए, तो कुछ नागा ग्रुप्स को कंसर्न ये है, बहुत सारे नागाज जो बाद में आए हैं, 1 दिसंबर 1963 के बाद नागालैंड में आए हैं, मणिपुर से या फिर अरुणाचल प्रदेश से कहीं और से आए हैं, तो फिर वो इस रजिस्टर में नहीं आएंगे, वो RIIN में नहीं आएंगे, तो फिर वो इंडिजिनस इनहेबिटेंट नहीं कहलाएंगे नागालैंड के। उनकी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट की जा सकती है, यानी जब्त की जा सकती है। दूसरा पॉइंट इसी से निकल के आता है, ऐसे नागा लोग जो 1 दिसंबर 1963 के बाद नागालैंड में आए हैं, उनका जो डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है वो वायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, आपको पता होगा कुछ नागा ग्रुप्स ऐसे हैं जो ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ दूसरे स्टेट्स में भी नागाज रहते हैं, जैसे मणिपुर का छोटा सा इलाका, असम का छोटा सा इलाका, उन सबको मिला के एक बड़ा राज्य बना दिया जाए, ग्रेटर नागालैंड उसका नाम हो। ऐसी मांग कुछ नागा ग्रुप्स के द्वारा की जाती है। तो उनका ये कंसर्न है, अगर देखो इस RIIN से
अगर कुछ नागाई बाहर हो जाएंगे जो 1 दिसंबर 1963 के बाद नागालैंड में आए हैं, तो फिर नागा ग्रुप्स में जो नागा लोगों में जो एकजुटता है वो प्रभावित होगी, यानी ग्रेटर नागालैंड की जो मांग है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो इन कंसर्न्स के चलते नागा ग्रुप्स कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जल्दबाजी में कुछ ना करे, ध्यानपूर्वक इस पूरी प्रोसेस को अंजाम दे, RIIN वाली। कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इंसर्जेंसी का इतिहास रहा है। थोड़ा कुछ भी गड़बड़ अगर की स्टेट गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो भी करे स्टेट गवर्नमेंट वो सोच समझ के करे कि ऐसा ना हो जो इनसाइडर हैं नागालैंड के वो भी आउटसाइडर बन जाए इस प्रोसेस के कारण। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, छोटा सा था। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।